एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम संसद का पार्ट सेकंड देखेंगे और पीवाईक्यू के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ जो इससे इम्पॉर्टेंट तथ्य और हो सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे। ये पार्ट सेकंड है। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट देखा है जिसमें संसद के कुछ प्रश्नों को देखा था, और आज पार्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं संसद के बाकी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? मित्रों, ये लोअर तृतीय का प्रश्न है जो 2016 में हुआ था, और इसका जो सही उत्तर है वो है अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। यही किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई थी। 1950 में जारी आदेश के द्वारा क्या की गई थी? बनाई गई थी। और बनाने से पहले परामर्श किसका लिया गया था? तो ये राज्य के राज्यपाल का परामर्श लिया गया था। साथ ही साथ इस सूची में अगर कोई संशोधन करना होता है तो यह अधिकार केवल संसद के पास है जो इस सूची में संशोधन कर सकती है। संसद ही इसका संशोधन कर सकती है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। जैसे आपने एक प्रश्न पढ़ा, माने ये एक अलग तथ्य है कि केवल एक क्षेत्र के लिए कोई भी अगर जनजाति घोषित की जाती है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो घोषणा होती है, तो ये जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए और अनुसूचित जनजाति घोषित की जाती है। राज्य के केवल एक भाग, एक क्षेत्र के लिए या एक भाग के लिए ये घोषित की जाती है। ये हमेशा ध्यान रहे। अगर घोषित हो गई तो ये जरूरी नहीं कि वो सभी के लिए हो, बल्कि केवल एक क्षेत्र और एक भाग के लिए ही ये घोषित की जाती है। अब अगर हम अन्य चीज़ भी देखना चाहते हैं तो अगर देखें हम तो किसी भी जाति के लिए संविधान में जो प्रावधान किया गया है और लोकसभा में या क्या कहते हैं कि विधानसभा में, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद, ये हम यहाँ से देखेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद, इन दो जगहों पे, विधान परिषद, इन दो जगहों पे किसी भी जात के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सारे तथ्य जो हैं अनुसूचित जात से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक। अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो दर्जा इनको मिला हुआ है अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति से संबंधित ही सभी प्रश्न देख रहे हैं, यह जो है धर्मनिष्ठा से क्या है? तटस्थ है। ठीक, धर्मनिष्ठा से ये तटस्थ होता है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ होता है। ठीक। अनुसूचित सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है, एक तथ्य और देख लेते हैं। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पे है? तो सर्वाधिक ये आपको कहाँ मिलेगी? तो भारत के स्टेट में देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां कहाँ मिलती हैं? ये मध्य प्रदेश में मिलता है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, यहाँ ये भी देख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो गठन किया गया था, अनुसूचित जनजाति का जो गठन हुआ था वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद आपका होता है 338। 338 के तहत ये अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है।
अनुच्छेद के अगर दृष्टिकोण से अन्य प्रश्नों को देखें तो अनुच्छेद 330 जो है, अनुच्छेद 330 ये क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ये लोकसभा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जात के लिए, जो अनुसूचित जाति हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो आप ये देखेंगे कि ये आती है आपकी अनुच्छेद 330 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था है, तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 330 ये आपको लोकसभा हो गया, और यहाँ आप देखेंगे तो 332 ये क्या हो जाएगा? ये राज्य विधानसभा हो जाएगा, राज्य विधानसभा हो जाएगा। मित्रों, हम लोग एक प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी के लोअर तृतीय का था, इसको हम लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ ढेर सारे तथ्यों को मैंने आपको बताया। जैसे अनुसूचित जनजाति का जिक्र आया कि अनुसूचित जनजाति से यहाँ एक प्रश्न है, अगर ये रिपीटिंग क्वेश्चन में होता है तब तो आप ये लगा ही लेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये तो आपका प्रश्न था ही था। साथ ही साथ लोकसभा में आरक्षण, राज्य विधानसभा में आरक्षण, और अनुसूचित क्षेत्र घोषित अगर करना है तो कौन करता है, या इस सूची में संशोधन कौन, जैसे संसद संशोधन कर सकती है, ये सारे प्रश्न आपने देखे। और इसके बाद नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखेंगे, और उससे संबंधित भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न आया हुआ है, आप देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बहुत कॉमन सा प्रश्न है और लगभग बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ राज्यसभा की बात कर रहा है कि कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आप जानते भी हैं पहले से, विकल्पों में देखेंगे तो A10, B22, C12, आप D9, इतनी ये विकल्पों को देख के आप खुद भी अपना प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं कि हम देखें कि आगे वो प्रश्न का उत्तर सही होता है कि नहीं होता। एक प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, पहले से पढ़े भी हैं कि C12 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। ये किसके तहत ये नामित किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद होता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80 क, अनुच्छेद 80 क के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जो कहाँ कहाँ से होते हैं? जो 12 होते हैं ये आप समझिएगा भी, ध्यान भी रखिएगा। साहित्य से हो जाएंगे, ठीक, कला से हो जाएंगे, विज्ञान से हो जाएंगे, ठीक, इसके बाद समाज सेवा से हो जाएंगे। ये जो लोग होते हैं ये विशेष अनुभव रखने वाले होते हैं अपने क्षेत्र में, और इनको राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ है जो हमको जान लेना चाहिए। वो क्या है कि यह जो संविधान में यह प्रक्रिया जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है 12 सदस्यों को, वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मित्रों, यहाँ एक तो आपने देखा ही कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, उसका उत्तर तो 12 आपने देखा ही देखा। साथ ही देखा कि किस अनुच्छेद के तहत ये 12 सदस्यों को नामित करता है। दूसरा, आपने देखा किन किन क्षेत्रों से ये होते हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कहाँ के संविधान से यह व्यवस्था अपने भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी? आप प्रयास कर सकते हैं इस उत्तर के लिए कि क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं मृत्युदंड के मामले में क्षमा का एकमात्र अधिकार अगर किसी के पास है तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये चीज़ तो हमने देख लिया कि क्षमा का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये भी आप प्रश्न देखेंगे, जूनियर इंजीनियर तकनीकी जो 2016 में हुई थी उसका प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था। और अब हम इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे जो
इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न भी अगर आयोग बनाता है तो आप उसका उत्तर सरलता से दे सकें। जैसे ये जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक, ये कहाँ से किस अनुच्छेद के तहत ये राष्ट्रपति क्षमा करते हैं, ये प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72। ठीक है, ये अनुच्छेद 72 के तहत क्या करते हैं? क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, एक ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो क्षमा कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ उसे स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। ये आप देखेंगे, स्थगित भी कर सकता है। मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा कर सकता है। जो क्षमादान की याचिका होती है, ये पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। एक बार जैसे क्षमा के लिए हमने याचिका लगाई और राष्ट्रपति ने उसे रद्द कर दिया, राष्ट्रपति ने क्या किया? उसे रद्द कर दिया, तो दूसरी बार सेकेंड टाइम हम इसकी अर्जी नहीं लगा सकते हैं। एक बार ही हम इसकी अर्जी लगा सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि क्षमा करने की शक्ति एकमात्र राष्ट्रपति के पास है। साथ ही साथ हमने देखा यह शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ पे दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में दी गई है। साथ ही साथ हमने देखा कि ये राष्ट्रपति अगर इसको एक बार रद्द कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इस क्षमा की अर्जी नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं जी। अगला आ गया हमारे सामने। अगला है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न अपने साथ कई प्रश्नों के संकेत लेके आता है। यहाँ तो हम देख लेंगे 5वें हैं कि 6ठे हैं कि 7वें हैं कि 8वें हैं, और तैयार भी कर लेंगे। ये ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में जो सेकेंड शिफ्ट में हुई थी, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया है सॉरी। लेकिन इससे रिलेटेड और भी अगर प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये किस नंबर के थे? ये आपका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल आप देखेंगे, आगे अन्य चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई, ठीक है, से 1977 से कब तक था? 25 जुलाई 1977 से ये 25 जुलाई 1982 तक। 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। ये हमने यहाँ देखा। साथ ही साथ अब हमको यहाँ ये बनता है कि हम लगभग सभी राष्ट्रपतियों को देख लें। तो यहाँ हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि शार्ट में लिखें, आप इसको समझते जाइएगा। जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, एक हो गए, एक नंबर के ये हो गए। दूसरे जो थे वो कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, राधाकृष्णन जी हो गए। ठीक है, तीसरे कौन थे? तो तीसरे जाकिर हुसैन जी हो गए, जाकिर हुसैन साहब हो गए। चौथे कौन थे? तो चौथे जो है थे ये बीबी गिरी साहब हो गए, बीबी गिरी। पांचवें कौन थे? तो पांचवें आपके फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, फखरुद्दीन साहब हो गए। छठे कौन थे? तो छठे हम देखेंगे तो यही अभी हम पढ़ रहे थे, ये नीलम संजीव रेड्डी जी हो गए। ठीक है, ये है इनके ऊपर के राष्ट्रपतियों का क्रम। तो आपसे यहाँ छठा पूछा गया है। मान लीजिए किसी परीक्षा में आपसे 5वें पूछ ली जाए, मान लीजिए तीसरा पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा, शुरू से राष्ट्रपतियों का क्रम ध्यान रखेंगे तो इससे कोई भी प्रश्न अगर बनाया जाएगा तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। अब यहाँ तो आपने मित्रों 6 राष्ट्रपतियों को देखा है। अब 6 के बाद हम 7वां देखते हैं और आज सारे राष्ट्रपतियों को ही देख लेते हैं। तो 7वें कौन थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह साहब थे। 60 में हम लिख रहे हैं ताकि जल्दी से ये पूरा भी हो जाए, आप पढ़ भी लें। 8वें कौन से थे? तो 8वें जो थे वो वेंकट रमन साहब थे, वेंकट रमन। 9वें कौन थे? तो 9वें जो थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे।
10वें कौन थे? तो 10वें के आर नारायणन थे। 11वें कौन थे? तो यह 11वें हमारे जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम साहब थे। 12वें कौन थे? तो ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। 12वां प्रतिभा पाटिल साहब थी। 13वें कौन थे? तो ये 13वें प्रणब मुखर्जी साहब थे। 14वें कौन थे? तो 14वें आपके रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक। और अब इस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो महामहिम कौन हो गई? द्रौपदी मुर्मू साहब। ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वीं द्रौपदी मुर्मू। ठीक, सॉरी, द्रौपदी मुर्मू ये हो गई 15वें नंबर की राष्ट्रपति। तो यहां हमसे नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारे में पूछा गया है कि किस नंबर के थे, जिसको हमने पढ़ा कि ये 6ठे नंबर के थे। और साथ ही हमने 1 से 6 तक एक बार देखा, फिर 7 से 15 तक एक बार देखा। वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में भी ये प्रश्न हो सकता है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति ये हैं। साथ ही साथ वर्तमान से अन्य भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ हम वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी अगर बनता है तो आपको हल करने में आसानी हो, इसलिए ही रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ते हैं कि अन्य भी प्रश्न राष्ट्रपति से बनाया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ये कौन सी है? 15वीं है। अच्छा, इनका जन्म जान लेते हैं, कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा की हैं। कहाँ की हैं? उड़ीसा। उड़ीसा ही जो है अब पहले जो उड़ीसा था वो क्या हो गया? ओडिशा हो गया। और उड़ीसा के कहाँ की रहने वाली हैं? तो मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। आपको जिला भी जान लीजिए, मयूरभंज। ठीक, इनका जिला हो गया। और इनका गांव भी है, ऊपर खेड़ा गांव है, ये वहाँ की रहने वाली हैं। यह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इसके पहले अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं या रही हैं, तो आप लगा सके ये कहाँ की राज्यपाल पूर्व में रही हैं? तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल ये रह चुकी हैं। ये 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी पाई थी। ये कौन सा पुरस्कार पाई थी? नीलकंठ पुरस्कार। नीलकंठ पुरस्कार भी पाई थी। ये रहा राष्ट्रपति से पूरा डिटेल, जिससे कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको लगाने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72, जिसका अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, को क्या कहा जाता है ना? तो इसको क्या कहते हैं? चरित्र को बदले बिना। एक अलग तरह का प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न पूछा कहाँ गया? तो ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में हुआ था, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया। कहा गया कि चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, अनुच्छेद 72 को कहा क्या जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा, क्षमादान। चरित्र को बदले बिना, यानी कि जो अपराध का चरित्र है वो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन सजा की मात्रा कम हो जाएगी। और यह अनुच्छेद 72 के द्वारा जो है, किसी भी न्यायालय के द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमा करने की शक्ति है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। जब राष्ट्रपति दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और उसे राष्ट्रपति 5 साल के, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 10 साल का कारावास न्यायालय ने दे दिया, ठीक है, और इसे राष्ट्रपति ने क्या किया? क्षमा किया, और इसे कितने साल का कर दिया? इसे आपको 5 साल का कर दिया। तो ये क्या हो गया? सॉरी, 5 साल का कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं परिहार। क्या कहते हैं इसे? परिहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए पुनः जिस पे हम चर्चा कर रहे थे,
और राष्ट्रपति के सारे सीरीज को हमने 15 राष्ट्रपति को देखा है। वो प्रश्न आपके सामने है और ये पूछ रहा है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौथे राष्ट्रपति हैं। ये एक बहुत ही फेवरेट प्रश्न है किसी भी कमीशन का। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में जो हुई थी वहाँ पूछा गया था, और लोअर सेकेंडरी एग्जाम जो हुआ था 2019 में वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था कि किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं रामनाथ कोविंद साहब किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इससे रिलेटेड लगभग सारे तथ्यों को हमने ऑलरेडी पहले से देख ही लिया है। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए बड़ी बारीकी से पूछा गया है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य चीज़ भी यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले तो ये जानिए कि जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है वो किस से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। राष्ट्रपति के बारे में एक अलग से तथ्य और भी जान लीजिए, जो अगर दूसरा प्रश्न भी बनाया जाए तो आपको असुविधा न हो। ये अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 62 तक की व्यवस्था दी गई है। ये भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, सेकेंड टाइम निर्वाचन अगर हो तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाता है, ये आपका अनुच्छेद हो जाता है 54। पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 54 हो जाता है। ठीक। दूसरा अन्य चीज भी हम देख सकते हैं, यहां तो इसने पूछा है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक, तो जो ये कार्यकाल होता, ये जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसमें एक और डिफिकल्ट चीज, डिफिकल्ट क्या कहें कि एक और थोड़ा सा आपको घुमा के भी पूछता है, ये 5 वर्ष आप कब से जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा पद ग्रहण के दिन से होता है। ये पद ग्रहण के दिन से ये जोड़ा जाता है 5 साल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि चुनाव आज की डेट में हो गया, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया, पद ग्रहण किया 5 दिन बाद, तो आज से 9 जोड़ के जब चुने गए हैं 5 दिन बाद जब ये पद ग्रहण करेंगे वहां से इनका कार्यकाल जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा चीज देख लीजिए, राष्ट्रपति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 58 के तहत एक चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के बारे में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, जैसे एक होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब यहां भारत का नागरिक होना चाहिए ये पर्याप्त नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक हो, न कि जन्म से भारत का नागरिक हो, ये ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि ये जन्म से नागरिक हो, जन्म से होना आवश्यक नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना यहां जरूरी है। कभी कभी जो आयोग है वो ये लाइन जोड़ता है कि भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो, तो जनरली ये दिमाग में जाएगा विद्यार्थी के कि जन्मजात जो यहाँ का होगा उसी को अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी दूसरे देश का भी है और यहाँ आ गया है, नागरिकता ले लिया है, तो भी वो पात्र हो जाएगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान रखिएगा 35 वर्ष के पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा होता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इसके पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का, यानी कि सांसद बनने के योग्य ये होना चाहिए, इनकी इतनी योग्यता रहनी चाहिए। जैसे ये लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब एक चीज और जान लेते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, और यह महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये भी जान लीजिए। बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो ये आपका अनुच्छेद 61 के तहत, सॉरी ये आपका महाभियोग अगर देखेंगे अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। एक चीज और जानते हैं, महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व
14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। बिना सूचित हुए ये महाभियोग आप अचानक से एक दिन में नहीं लेके आ सकते। साथ ही साथ एक चीज और जानिए, एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सदस्य कौन है? सदस्यों का हस्ताक्षर। एक आदमी अगर उठ के कहता है कि नहीं हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लेके आएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, बल्कि ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, और दूसरी कंडीशन है कि एक चौथाई सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। एक और चीज यहां जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग आता है ये संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि संसद के किसी भी सदन में, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आती है, तो संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया आ सकती है। यानी कि लोकसभा में भी महाभियोग की प्रक्रिया आ सकती है, राज्यसभा में भी महाभियोग की बात हो सकती है, संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। बस कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है, 14 दिन पूर्व सूचना और साथ ही साथ एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर। ये बहुत जरूरी है, ये रहेगा तभी महाभियोग उनके ऊपर आ पाएगा। तो यहां मित्रों हमने देखा राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य सा प्रश्न था, 5 वर्ष का होता है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि 5 वर्ष कब से कब तक मानेंगे, तो पदग्रहण से मानेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रपति का वर्णन है, तो 52 से 62 तक देखा हमने। साथ ही हमने देखा कि इनके ऊपर महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है और कितने दिन पूर्व उसकी सूचना देनी है, या कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना है, या किस सदन में लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने राष्ट्रपति से देखा, ताकि इससे अन्य भी प्रश्न अगर बनाए जाते हैं तो हमको हल करने में कोई कठिनाई ना हो। एक और प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति से। कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पूछ रहा है कि विकल्पों में जैसे 3 लोगों को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, उपराष्ट्रपति को दिया है, साथ ही साथ क्या नाम है कि आपका राज्यसभा सदस्य भी दिया है। तो जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है जिसके द्वारा चुनाव होता है ये, तो इसमें किसका किसका होता है, सबसे पहले आप उत्तर जान लीजिए। तो उत्तर होता है विकल्प इसका ए होता है, केवल 1 और 2। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ये भी एक प्रश्न होता है। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, इसके तहत केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहां से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन 2 लोगों का वो होता है, क्या होता है, इन 2 लोगों के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई है। किसके किसके लिए बनाई गई है? तो राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अब कुछ इनसे रिलेटेड चीजें जान लेते हैं। ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति की व्यवस्था है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 में ये, ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे अन्य रिलेटेड चीज़ें देखते हैं अगर, तो उसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 55 में जो है ये किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के लिए है, ये राष्ट्रपति के लिए हो गया। और अनुच्छेद 66 जो होता है वो किसके लिए होता है? ये उपराष्ट्रपति के लिए होता है। अच्छा, इसको याद करना भी बहुत आसान है, उपराष्ट्रपति के लिए होता है। अब देखिए यहाँ 5-5 है, ये राष्ट्रपति है, यहाँ 6-6 है, ये उपराष्ट्रपति है। तो अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत की बात की जाती है और ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का ये गुप्त मतदान के से चुना जाता है, तो आप अनुच्छेद 55 लगा देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति पूछते हैं तो अनुच्छेद 66 लगा देंगे। जैसे 5-5 समान है और 6-6 भी यहाँ आपको समान दिख रहा है, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो हम लोग जो देख रहे हैं इसके तहत आप देखिए विकल्पों में एस राधाकृष्णन जी की बात हो रही है,
के आर नारायणन, राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर है ये है नीलम संजीव रेड्डी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है विभिन्न आयोगों का। यहाँ भी देखिए स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी है और चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो राष्ट्रपति है कि उसका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और हमने पढ़ा भी है कि 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। इनसे संबंधित एक प्रश्न भी आया था कि ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 6वें राष्ट्रपति थे, इसीलिए इनको पूछा भी था। ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। प्लस ये 77 से 82 तक थे, 1977 से और 1982 तक इनका कार्यकाल था, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। और ये इनके साथ ये दो चीज़ें हो गई, जुड़ गई, जो दोनों याद कर लीजिए। एक तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और दूसरे ये निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव कैसे हुआ था, तो निर्विरोध हुआ था। मित्रों, आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। पुनः मैं संसद का नेक्स्ट पार्ट लेकर के, जैसे इसके पहले हमने संसद से एक पार्ट पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है, आप चाहें तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट था जिसको हम पढ़ रहे थे। और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहता है मित्रों कि अगर कोई भी प्रश्न हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड 2 या 4 या 5 प्रश्न और जो बन सकते हैं उसको पढ़ लिया जाए, ताकि परीक्षा में अगर ये डायरेक्ट प्रश्न न आके, पीवाईक्यू से तो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, और किसी भी परीक्षा को निकालने का जो की होता है वो पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू ही हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें किस दिशा में पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ाई करनी है। तो मित्रों, मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो तो पढ़े ही पढ़ें, साथ ही साथ उससे रिलेटेड अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी पढ़ें। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। और निश्चित रूप से अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं और जो मेरी सीरीज मैं ये चला रहा हूं, ये गेम चेंजर सीरीज, अगर आप इसे देखते हैं तो आपकी परीक्षा में आपको फ़ायदा जरूर होगा। चाहे आप UP SSC देने जा रहे हो या अन्य भी कोई परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपको इसका बराबर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।